कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग को पता है कि हम एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं। अभी जो सामाजिक अध्ययन में क्लास 6 का जो सामाजिक अध्ययन है उसमें जो ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक था उसको हम लोगों ने समझा है। और अब क्लास 6 के जो हमारा आवास नाम का पुस्तक है, शुद्ध रूप से प्योरली ज्योग्राफी को डेडिकेटेड एक सेपरेट बुक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका जिस बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे अगर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये विषय सूची में आपको क्या क्या इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग जान लेते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतिविधियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी की प्रमुख स्थल स्वरूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव। इन सब को हम इस बुक में पढ़ेंगे, क्लास 6 के ज्योग्राफी के बुक में। और आप लोग अब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी को या फिर एनसीईआरटी को सुनने की चीज़ समझ लीजिए कि कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं पढ़ने के क्रम में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अनप्रोडक्टिव वर्क करते हैं, उस समय भी आप इसको स्टार्ट करके रख देंगे तो आपको सिर्फ सुनने के क्रम में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और उसके लिए कोई आपको एफर्ट अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको प्योरली एनसीईआरटी के बुक को जो मूल सोर्स है उससे हमने उठाया है और वर्ड टू वर्ड मैंने रीडिंग दी है। इसको आप सुनिए, मतलब पढ़ने से ज़्यादा अगर कई बार सुनेंगे आप और उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस मोड में रहेंगे तो आपका बेहतर होगा। रात में सोते हुए स्टार्ट करके सोइए, ठीक है, दिमाग में बैठता जाता है। ये बहुत ही अच्छी लर्निंग का एक मेथड हो सकता है। आप मतलब कहने कोशिश करिए, देखिए बेस्ट वे है ये। ठीक है, कहते हैं कि सोते वक्त अगर आप कुछ इस चीज़ को करो तो वो आपके दिमाग में सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो इसको आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये रहा विषय सूची और ये भारत के संविधान का उद्देशिका है भैया, इसको समय मिले तो कभी पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं जो क्लास 6 के ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक तरफ से, और जैसा होगा आप लोग समझ में आएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे रुक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं लगेगी तो हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सूर्योदय के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के
अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सात ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी को सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है। अब हम लोग सौरमंडल को पढ़ेंगे। देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अब सूर्य क्या होता है, ये क्या है जान लो। देखो, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा देखते हैं भैया। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जलने लगते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे है।
हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो भैया ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आते हैं अब हम लोग दूसरे चैप्टर पर, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर।